हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 21 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और आपको उसका जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब की बार सीईटी आपको आराध्या रेस एकेडमी के साथ में देनी है और रोजाना आपको टेस्ट देना है और अपना भविष्य है वो सुरक्षित करना है, क्योंकि काफी सारी परीक्षाएं हैं वो सीईटी के ऊपर निर्भर करती है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 22। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, महिला वर्ग में 2024 इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? बताइए, महिला वर्ग में 2024 इटालियन ओपन का खिताब है वो किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ईगा स्वियाटेक। दोस्तों ईगा स्वियाटेक ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। याद रखना, महिला वर्ग 2024 इटालियन ओपन का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक है वो किसने जीता? तो वो जीता दोस्तों भारत ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया कोलकाता में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलकाता। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी देखिए कुल लंबाई कितनी है? तो 5.75 किलोमीटर है वो दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति यानी कि जेटीसी का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी का तीसरा सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया? ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड इरविन ने। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो दोस्तों किसने दी थी? बताइए, ये तो सभी को पता भी होना चाहिए दोस्तों। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में दोस्तों उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? बताइए दोस्तों, राजपुताना
एजेंसी की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1832 में हुई थी और इसकी जो स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अजमेर में हुई थी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? वो यानी कि वास्तविक नाम तो वो था भूप सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे भोगीलाल पांड्या। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या के साथ में दोस्तों हरदेव जोशी थे, शिवलाल कोटड़िया थे, ये इनके साथ थे। और कब हुई थी स्थापना? तो 1944 में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना है वो की गई। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था तो वो कौन सा था? तो दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश, ये पहला राज्य था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो कब हुआ? तो ये गठन है ये 1952 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1952 में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1952 में। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों। देखिए आहड़ सभ्यता से चावल प्राप्त हुए हैं, यानी कि चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृष्ण लोहित मद्रभांड प्राप्त हुए हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, चित्रित दूसर मद्रभांड ये प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। और इस सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और आरसी अग्रवाल और एचडी सांखलिया के निर्देशन में दोस्तों ये उत्खनन हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डूंगरपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का मुखिया होता था। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का मुखिया होता था तो दोस्तों कौन होता था? बताइए। तो वो होता था बख्शी। बख्शी बोलते थे उसको, सैन्य विभाग का जो मुखिया होता था उसको बख्शी बोलते थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, बांटिया, सेठिया, कोठारी, बागड़ी, डागा, गुलेच्छा, ओसवाल एवं माहेश्वरी की हवेलियां का संबंध किस जिले से है? बताइए ये सभी हवेलियां हैं वो कहां पर है? तो ये दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां हैं ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर शैली से। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। निम्नलिखित में से सही जोड़ा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। दोस्तों देखिए, डोरिया साड़ी, देखिए आपने सुना होगा दोस्तों कोटा डोरिया, ठीक है। तो ये जो डोरिया साड़ी है ये कोटा की प्रसिद्ध है, सांगानेर की दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ये, ठीक है।
और आगे देखिए नमदा टोंक, ये बिल्कुल कथन सही दे रखा है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, ये दोस्तों यहाँ पे बगरू दे रखा है, गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने हैं, ये दोस्तों उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। कोटा इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की? राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की जो रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया। इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार है। राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है वो कौन सा है? दोस्तों वो है, भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है वो है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। कहां पर बढ़ता है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नेवटापुरा नामक स्थान पर दोस्तों ये सोममाही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर दोस्तों ये बेणेश्वर मेला है वो भरता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इस मेले को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरथरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरथरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सारंगी का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारंगी का। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, तो दोस्तों ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों कुचामन जो ख्याल है इसके प्रवर्तक लच्छीराम है, और दोस्तों गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रिणमल, इन्होंने इस ख्याल की रचना की थी। ठीक है, और इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो नाम दे रखे हैं ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए बडार है, कन्यावाल है, बड़ी पड़ला है, लेकिन यहाँ पर पानीवाड़ा है। पानीवाड़ा है ये दोस्तों विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों पानीवाड़ा किसको बोलते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तालाब पर जाकर नहाते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो और ये जो पानीवाड़ा की जो रस्म है ये मृत्यु के 9वें दिन निभाई जाती है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रैण, जो रैण शाखा है, रामचरण जी की दोस्तों 4 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, जिसमें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें गलत युग्म कौन सा है। रैण शाखा के प्रवर्तक है वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे दरियाव जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना है वो संत रामचरण जी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी संत रामचरण जी ने। तो 4 शाखाएं हैं इनकी मुख्य रूप से। रैण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी हैं, बिल्कुल सही है। शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है रामचरण जी, बिल्कुल सही है। और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों रामदास जी, बिल्कुल सही है। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक दोस्तों यहाँ पे हरिवंश जी दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों कौन है? तो हरिराम दास जी, हरिराम दास जी ये दोस्तों सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? बताइए 13 ताली नृत्य, ये सभी को पता होगा दोस्तों,
यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कांवड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा दोस्तों ये रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला धार्मिक लोक नृत्य है ये। राइट आंसर इसमें रामदेव जी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अल्बर्ट हॉल का नाम है, बताइए अल्बर्ट हॉल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट हॉल। दोस्तों ये जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है दोस्तों, ये अल्बर्ट हॉल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न, 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी तो कौन थी बताइए? तो दोस्तों श्रीमती रत्न शास्त्री, श्रीमती रत्न शास्त्री ये वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वनस्थली विद्यापीठ का है तो टोंक में, ठीक है, और इसकी संचालिका थी श्रीमती रतन शास्त्री। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राजस्थान में राज प्रमुख का पद है ये दोस्तों समाप्त किया गया 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राज प्रमुख पद का समाप्त करके, राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद है वो सर्जित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो दोस्तों ये पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को, शिवालिक से लघु हिमालय को दोस्तों ये पृथक करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी ई हेली ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ई हेली ने। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महानदी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महानदी, याद रखना। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के धर्मतरी जिले के सिहावा के निकट से ये निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये 3 नदियां हैं, ये दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी और कोई नहीं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? बताइए गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है असम में किया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडे है वो दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। जिसको अपन कौन से अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं? मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक मानस अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चाय का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अबरक के भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अबरक के भंडार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान के। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान के। राजस्थान में सर्वाधिक अबरक के भंडार है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित हुआ। भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र है ये स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1904 में किस जगह की गई? भारत में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना
1904 में किस जगह की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में की गई दोस्तों ये, ठीक है। प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1904 में चेन्नई में की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की नवीन प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? राष्ट्रीय राजमार्गों की जो नवीन प्रणाली है ये दोस्तों लागू हुई कब? तो ये 2010 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 में। आगे देखिए, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवदार। देवदार है, ये शंकुधारी वनों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसवाड़ा संभाग से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा जिला बांसवाड़ा संभाग से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखिए, जो जालोर है, जालोर ये पाली संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? सबसे नीचा शिखर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और रघुनाथगढ़ दे रखा है। देखिए कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो 1224 मीटर, ठीक है। ये 1224 मीटर कुंभलगढ़ की ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों कितनी? 1055 मीटर, 1055 मीटर। और उसके बाद में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो ये 938 मीटर है दोस्तों, ठीक है। 938 मीटर सज्जनगढ़ की, और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 873। बताइए अब इनमें से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो वो है तारागढ़। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा नगर चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है? निम्न में से कौन सा नगर चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा, यह आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है? सत्य युग्म कौन सा है वो अपने को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ पर देखिए, अति सघन क्षेत्र 67.67 वर्ग किलोमीटर, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों अति सघन वन है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो दोस्तों ये 78.15 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। 15 वर्ग किलोमीटर में है ये अति सघन वन। मध्यम सघन वन है ये दोस्तों 4368.65 वर्ग किलोमीटर में है, बिल्कुल सही है। खुले वन है, खुले वन दोस्तों यहाँ पे 10,216.08 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए कितना? खुले वन है ये दोस्तों 12,208.16 वर्ग किलोमीटर में है ये खुले वन। और कुल झाड़ी क्षेत्र है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3,716.51 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी गलत दे रखा है। जो कुल झाड़ी क्षेत्र है वो है दोस्तों कितना? तो ये 48 यानी कि 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में है ये कुल झाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही कौन सा है? बी नंबर का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थापित किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी में राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कपास और मक्का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कपास और मक्का। नेक्स्ट आगे देखिए, जामर कोटड़ा जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है। जामर कोटड़ा में किसका उत्पादन होता है बताइए?
तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है जामरकोटड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा एक जिला दोस्तों गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो दोस्तों गन्ने से गंगानगर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अपने दोस्तों के पास में सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें, और दोस्तों शेयर करना अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों वो अवरोही क्रम है, देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो अवरोही क्रम है वो है भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों भरतपुर का जो जनघनत्व है वो दोस्तों कितना है? 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दौसा का है 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कोटा का जनघनत्व है वो दोस्तों 374 है, और उदयपुर का दोस्तों 262 है। ये आपको इसमें याद रखना है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, शहरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? शहरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 जिले में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 जिले में। नेक्स्ट आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है वो किसकी देन है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश की देन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। सच्चाई माता मंदिर कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में। और दोस्तों इस मंदिर की जो पूजा अर्चना है वो ओसवालों के द्वारा की जाती है, और यह है दोस्तों ओसवालों की कुलदेवी भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार समूह की देन है ये ओसिया के मंदिर। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? तो सड़कों का घनत्व है वो दोस्तों कितना है? तो 79.76 किलोमीटर है ये 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? बताइए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द है वो प्रस्तावना में कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जोड़े गए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? संपत्ति के अधिकार में से अपने को बताना है कि कौन सा एक कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में के अधीन एक कानूनी अधिकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 300A या आप 300 का भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसको रख दिया गया है, और पहले ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, मौलिक अधिकार के अंदर आता था, लेकिन वहां से हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से दोस्तों इसको 300 क में रखा गया है और इसको कानूनी अधिकार है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर पहला नंबर का कथन नहीं ही है वो क्या है इसमें सत्य है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है? निम्न में से कौन सा राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है?
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए राज्य पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये कथन यहाँ पर दोस्तों क्या है, नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसमें ये पूछा गया था कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 48 का है, ये भी आपको याद रखना। अनुच्छेद 48 का है, ये नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, ये लाइन और ये 48 का है, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किसके रूप में भी जाना जाता है, इंडिया को दोस्तों भारत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इंडिया और भारत दो नाम दिए गए हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, बताइए भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो पाई जाती है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल सही बात है, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, तो दोस्तों ये भी इसमें कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन है वो सत्य है, यहाँ पे विशेषता की बात की गई है, ठीक है, विशेषता की बात की गई है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन है वो इसमें क्या है, सही है, पहला और दूसरा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है, बताइए निम्न में से किसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा इस चीज का, तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है वो किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 5 अध्याय 4 में, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य की जनसंख्या पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन थी, बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त, महिला की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रमा देवी थी, कौन थी, रमा देवी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 26 नवंबर से 2 दिसंबर 1990 तक ही रहा था, यानी कि करीबन आप 6 दिन मान लीजिए, ठीक है, 6 दिन रहा था, और ये 9वीं मुख्य सूचना आयुक्त है वो रही थी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार में संवीक्षण करती है, बताइए
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार में संवीक्षण कौन करता है, कौन सी समिति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके समान है? मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके समान है? तो ये है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। ये राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1985 के लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल का कार्यकाल कब तक होगा? 1985 के लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल का कार्यकाल कब तक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में 5 वर्ष ही दे रखा है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों 29 कार्य है वो सौंपे गए हैं, ये आपको याद रखना है, 29 कार्य। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, भारत में पूर्व सैनिक कर्मियों के हितों लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान के राज्यपाल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 के शीर्षक में निर्दिष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 167 के शीर्षक में निर्दिष्ट है तो दोस्तों वो है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के जो कथन दे रखे हैं अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों अपना पहला ही कथन है वो इसमें क्या है? गलत है। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक यानी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये अनुच्छेद 214 में है। दोस्तों अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है वो दोस्तों 214 से 232 तक है, तो ये 213 तो इसमें गलत ही दे रखा है। आगे देखिए, यहाँ पे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख है यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों 2, 3, 4 कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो किसे सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं दोस्तों राज्यपाल को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिलाधीश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलाधीश। नेक्स्ट आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों,
इसका अध्यक्ष संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, वर्तमान जून 2024 में इसके अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास है। तो दोस्तों ये भी कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर के ऑप्शन में है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किन पदाधिकारियों या पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। बताइए किसकी जांच लोकायुक्त के द्वारा नहीं की जा सकती। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के खिलाफ जांच की जा सकती है। पंचायत समिति के स्थायी समितियों के अध्यक्ष की जांच है वो दोस्तों की जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा जिला परिषद का उप प्रमुख है, इसके खिलाफ भी दोस्तों जांच है वो की जा सकती है। लेकिन सरपंच एवं पंच के खिलाफ है वो जांच नहीं की जा सकती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। बताइए किस प्रकार हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि के समान। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालयों में अभिलेख का निरीक्षण करने के संदर्भ में प्रावधान है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालयों में अभिलेखों का निरीक्षण करने के संबंध में संदर्भ में प्रावधान है। तो वो प्रावधान कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए, 1 घंटे तक निःशुल्क, तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपए का शुल्क। यह है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए की स्थापना की गई। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जो स्थापना है वो दोस्तों की गई किसके द्वारा, तो ये कब की गई, तो ये 1976 में की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनियमन कोषों की रखवाली एवं दोस्तों प्रबंध। यहाँ पर साख का नियमन और विदेशी व्यापार का नियमन। तो दोस्तों रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का कार्य है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विदेशी व्यापार का जो नियम है, नियमन है, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये जो विदेशी व्यापार का जो नियमन है ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुद्रास्फीति जो बढ़े हुए मौद्रिक व्यय के कारण उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। मुद्रास्फीति जो बढ़े हुए मौद्रिक व्यय के कारण उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अंतिम वस्तुएं व सेवाएं। अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक प्रगति का सही माप है। आर्थिक प्रगति का सही माप है वो क्या है, तो वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर प्रभाव होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर प्रभाव होगा। तो वो क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा वृद्धि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृद्धि। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक ऐसी तकनीक है जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, वह है। एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, वह है। तो वह कौन सी है, तो वह है बीकन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकन।
नेक्स्ट आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? बताइए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? तो वो है 1999 से 2000। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसर क्रांति आलू उत्पादन, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। जो दूसर क्रांति है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, आलू से नहीं। आलू उत्पादन से संबंधित तो दोस्तों गोल क्रांति है, तो ये तो गलत हो गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में नियोजन को रखा गया है, भारत में नियोजन को रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समवर्ती सूची में रखा गया है नियोजन को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण हेतु कौन सा उपाय किया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी हेतु कौन सा उपाय किया गया है? दोस्तों बताइए कौन सा उपाय किया गया है? दोहरे कराधान को यथासंभव समाप्त किया गया है, बिल्कुल सही है। विदेशी इक्विटी के अंतर प्रवाह को अत्यधिक उदार बना दिया गया है, बिल्कुल सही है। रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो किस स्थल पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोरखेड़ा से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोरखेड़ा से, याद रखना, ठीक है। ये बोरखेड़ा है वो कहाँ पर है? तो ये माही नदी पर बांसवाड़ा शहर के निकट है, ये बोरखेड़ा गांव है जहां पर माही बजाज सागर बांध है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कब? तो ये 2007 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए मामा जी के घोड़े दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मामा जी के घोड़े दोस्तों यहाँ पर बसंतगढ़ दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ये हरजी जालोर के प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, हरजी जालोर के, हरजी जालोर के प्रसिद्ध है मामा जी के घोड़े। और दाबू प्रिंट आकोला का प्रसिद्ध है। लाख का काम है ये लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है? बताइए, ये जो ये लेटाग्राम है ये कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जालोर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जालोर में। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? बताइए कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरतगढ़ से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूरतगढ़ से। नेक्स्ट आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर से। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है तो वो है दोस्तों शहरी निकाय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शहरी निकाय, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न 101 और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और आरएस की और दोस्तों सीईटी 10+2 के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो जल्दी शुरू की जाएगी, जिसमें आरएस की तो कर दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट करंट प्रेजेंटेशन स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसे चुनते हैं? एमएस पावर पॉइंट में करंट प्रेजेंटेशन स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसे चुनते हैं? तो दोस्तों ये चुनते हैं हम किसे? तो ये कंट्रोल प्लस एम को चुनते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने वाली संख्याएं क्रमशः है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूनतम एवं अधिकतम जूम साइज प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने वाली संख्याएं क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 10 और 400। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जूम साइज न्यूनतम 10% और अधिकतम 400% होती है एमएस एक्सेल में। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी तथा एमएमसी का तात्पर्य क्या है? मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसडी, यानी कि सिक्योर डिजिटल, और एमएमसी का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो कौन कौन से उद्देश्यों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग है वो दोस्तों किया जा सकता है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक है प्रोफेशनल टूल के रूप में, बिल्कुल सही है। और देखिए कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्रियाओं के निर्माण तथा विलोपन संचालित करने हेतु, ये भी गलत हो जाएगा। और बैकअप है दोस्तों, बैकअप सिस्टम प्रदान करने हेतु, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 1 और 2 कथन क्या है? सत्य है। 1 और 2 कथन क्या है? इसमें सत्य है। बाकी इसमें 3 और 4 गलत हैं। तो क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। 2 या अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? तो वो संकरण कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकरण। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कम करना, पुनः उपयोग और पुनश्चक्रण। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दोस्तों मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? बताइए। मल जल यानी कि सीवेज की अशुद्धियों के रूप में दोस्तों एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूरिया का। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, रक्षा प्रणालियों एवं मुख्य विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है सूची फर्स्ट में भारत के प्रक्षेपास्त्र और दूसरी तरफ है इसके प्रकार। अपने को बताना है कि कौन सी मिसाइल है वो किससे संबंधित है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए पिनाका, ये पिनाका क्या है? तो दोस्तों मिसाइल है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है ये पिनाक। ठीक है, और सागरिका है ये पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए धनुष है, ये सतह से सतह पर मार करने वाला ऐसा है जिसे जहाज से छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सारथ है, ये प्रक्षेपास्त्र वाहन अथवा प्लेटफॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें क्या है?
चारों ही इसमें सत्य है। कूट भाषा में इसका सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कर लेना, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दोस्तों 110 नंबर का प्रश्न है, अपच के इलाज के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एंटासिड का। नेक्स्ट आगे देखिए, 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए कार्य यानी कि आरबीसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है, बिल्कुल सही बात है। आवर्ती वर्तीय तथा उभयावतल होती है, बिल्कुल सही बात है। लंबाई 5.7 है दोस्तों, ये इसका गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं, इसकी जो लंबाई है वो 7.0 माइक्रोमीटर होती है। कितनी, 7.0 माइक्रोमीटर। और हीमोग्लोबिन मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है, तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कैफीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैफीन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बेबी ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी करने वाले जल में निम्न में से किसकी मात्रा अधिकतम विद्यमान होने के कारण होती है, बताइए। बेबी ब्लू या ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी करने वाले जल में निम्न में से किसकी मात्रा अत्यधिक विद्यमान होने के कारण होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों नाइट्रेट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रेट। आगे देखिए, जो 114 नंबर का प्रश्न है, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों किस में पाए जाते हैं, तो ये प्रतिजन में पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिजन में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, रक्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का अपने को सुमेलित करना है। सही कूट को क्या करना है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें लोहा होता है, बिल्कुल सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये कथन दे रखा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है। अब ये हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट में दोस्तों शब्द दे रखा है और सूची सेकंड में यहाँ पर समास दे रखा है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए, विदेश गमन में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, यानी कि विदेश को गमन। गिरिधर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी कि गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास है। देश विदेश, देश और विदेश, इसमें द्वंद्व समास है। और यथाशीघ्र, इसमें दोस्तों अवयवी भाव समास है, जितना शीघ्र हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 1 4 3 यानी कि ये कर लेना, 2 1 4 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, उन्हें कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र। आगे देखिए, यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों संकेतार्थक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकेतार्थक। आगे देखिए यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यंजन संधि का दोस्तों इसमें उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दोस्तों ये व्यंजन संधि का ये उदाहरण नहीं है, ये दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाकी तीनों है। आगे देखिए, सरदार पटेल को या सरदार पटेल का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। सरदार पटेल का देश सदा आभारी रहेगा, तो दोस्तों सरदार पटेल का देश आभारी रहेगा, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो है देश सदा सरदार पटेल का आभारी रहेगा, ये वाक्य शुद्ध होना चाहिए था। पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है। बताइए दोस्तों, इसमें देखिए विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ, मैं लगा देता हूं यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है। ये मोहन के ऊपर दोस्तों ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बताइए। और ये जो साथ में दोस्तों आपको ये लास्ट में एक डंडा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो ये कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो निशान दे रखा है जाएगा के बाद में, ये कौन सा निशान है, तो ये पूर्ण विराम है। कौन सा है, पूर्ण विराम। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। बताइए किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वह चाय पीकर घूमने जाता है, वह चाय पीकर घूमने जाता है, ठीक है। पीकर यानी कि एक क्रिया वो पहले कर चुका है चाय पीने की, फिर घूमने गया वो, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आग्नेय बोलते हैं उसे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आग्नेय बोलते हैं उसे, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को। बताइए, देखिए आग्नेय नहीं बोलते उसको, आग्नेय तो दोस्तों पूर्व दक्षिण दिशा, ठीक है। और यहाँ पे जो नैऋत्य, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य के स्थान को है वो दोस्तों आग्नेय कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 124 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है। क्रिया विशेषण अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसने बहुत कर्जा ले रखा है। ये दोस्तों इसमें ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा, उसने बहुत कर्जा ले रखा है। तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर प्रश्न है, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है अपना नुकसान स्वयं ही करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 126 से 128 नंबर का प्रश्न है, देखिए केयरफुली द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि पैसेज को पढ़ के अपने को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 126 नंबर का प्रश्न है, देखिए when one start writing an essay one should, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है be clear and accurate about the subject of the essay। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए in the writers chances of making mistakes are minimum in essays on, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सिंपल सब्जेक्ट है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पैसेज एन essay ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स शुड टेल अस। अकॉर्डिंग टू पैसेज एन essay ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स शुड टेल अस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही सेड टू हर टाइम वेट्स फॉर नन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी ही सेड टू हर टाइम वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ही टोल्ड हर दैट टाइम वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल है वो अपने को भरना है करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए एंड लुकिंग फॉर न्यू जॉब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए न्यू जॉब आएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पर देखिए द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेस एवरी 4 ईयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टेक। टेक आएगा दोस्तों, क्या आएगा, टेक आएगा, टेक पैलेस। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, Which of the following is the synonym of indect? Which of the following is the synonym of indect? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे इंडेक्ट। इंडेक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है, आरोप लगाना। तो पर्यायवाची का मतलब भी क्या होता है, एक्यूज। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर देखिए द स्टडी ऑफ प्लांट्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि दोस्तों पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों बोटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर दोस्तों बोटनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखिए दे कैंसिल्ड ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग। दे कैंसिल्ड ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑल फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ फॉग। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। यहाँ पे देखिए ही ought टू हैव बीन टोल्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दे ought टू हैव टोल्ड हिम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन है वो प्रश्न यहाँ पे मैथ और रीजनिंग से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों। तो ब्याज की दर है वो क्या होगी दोस्तों, देखिए 8 वर्ष यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। तो सीधा सा है दोस्तों 100 में आप क्या करोगे, 100 में आपको 8 का भाग दे देना है। तो कितना आएगा, तो दोस्तों 12 × 96 यानी कि दोस्तों ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 पॉइंट दोस्तों कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 12 × 96 तो 12.5 यानी कि ये दोस्तों भाई 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 100 रुपए तो अपने पास पहले से थे, 8 वर्षों में वो 200 रुपए हो रहा है, 100 रुपए ब्याज मिल गया। तो सीधा सा अपना कितना हो जाएगा, 12.5 का मतलब 12.5%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, एक शंकुकार टेंट का आयतन 1232 मीटर तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है।
तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेंट का आयतन निकालेंगे। तो टेंट का आयतन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कितना, 1232 मीटर। इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h बराबर 1232 दे रखा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वर्त का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कितना, 154। तो πr² बराबर 154 दे रखा है। तो अपने को सबसे पहले ऊंचाई निकालनी है, तो आप ये ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा लेना है, r² + h² रूट के अंदर। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में दोस्तों टेंट का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 550 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 138 नंबर प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। तो मूल भिन्न है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। मानना कि भिन्न x/y है दोस्तों, अपने को भिन्न है वो बतानी है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न मान लिया अपन ने x/y, तो दोस्तों अपने इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए 350% वृद्धि करने पर, भिन्न में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न है वो इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है, देखिए इसको अपन है वो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं कि 350 सॉरी देखिए 350% वृद्धि करने पर, यानी कि अपने पास कितना है 100 है, तो कितना हो गया, तो x इंटू 450/100 बटे दोस्तों यहाँ पर देखिए 300% की वृद्धि करने पर, तो दोस्तों 100 रुपए अपने पास पहले से थे तो कितने हो गए 400। तो यहाँ पर 400/100 ये हो गया अपना y इंटू, और ये ऊपर वाला हो गया x इंटू। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 9/22 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को अपने को सोल्व करना है। 450x/400y बराबर 9/22। उसी प्रकार x/y बराबर कितना हो जाएगा, 9/22 इंटू 400 इंटू 450। तो यहाँ पर दोस्तों x और y कितना आ जाएगा, 4 और 11, यानी कि 4/11। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी धातु के तार को मोड़कर 224 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। यदि वह तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी होगी दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दे रखा है 324 मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा दे रखी है दोस्तों यहाँ पे रूट 324 है, बराबर कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये किसका, तो ये 18 मीटर ये वर्ग की दोस्तों भुजा हो गई। वर्ग का परिमाप निकालना है तो सीधा सा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि भुजा इंटू 4। तो कितने हो गए, 18 इंटू 4 कितने होते हैं, 72। तो ये क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया। अब दोस्तों अर्धवर्त का परिमाप अपने को निकालना है, तो उसका सूत्र होता है πr + 2r। πr + 2r बराबर दोस्तों यहाँ पर 72 है वो दे रखा है। तो यहाँ पर r ब्रैकेट पाई + 2 बराबर 72 हो जाएगा, यानी कि r बराबर 72/22/7 + 2, तो यानी कि 14 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तथा बाद के 4 दिनों का औसत तापमान 40.30 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान होगा। तो दोस्तों चौथे दिन का तापमान है वो क्या होगा, सीधा सा है। यहाँ पे सबसे पहले 4 इंटू 38.6 कर लीजिए। तो दोस्तों 4 इंटू 38.6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 154.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में सप्ताह के यानी कि बाद के 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40.3 डिग्री सेल्सियस इंटू 4 कीजिए तो कितना आएगा, 161.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ पे सप्ताह का जो औसत तापमान दे रखा है 39.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, सप्ताह का कुल तापमान ज्ञात करेंगे। तो 39.1 इंटू 7 कीजिए तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 273.70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए 154 + 161 करके और 273 में से घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों 41.9 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, 50 मीटर है वो दक्षिण पश्चिम में है, तो ये 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है कौन? दोस्तों ये कमला है, ठीक है। और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्व में है, कौन है? तो दोस्तों ये रीता है, ठीक है। तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है? रीता कमला के लिहाज से कौन सी दिशा में है? तो दोस्तों रीता कमला के लिहाज से पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में UNH यानी कि अनहैप्पी को दोस्तों यहाँ पे PPYAHNU के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में दोस्तों यहाँ पे FALLACY को कैसे लिखा जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए UNHA, ठीक है, ये शुरुआत के जो 4 अक्षर हैं अनहैप्पी के अंदर, ठीक है, ये तो दोस्तों उसको तो उल्टा लिखा गया है आगे, ठीक है, UNHA। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन को भी क्या करना है, FALL को दोस्तों उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पर उल्टा कैसे लिखेंगे? तो L, ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए LLAF, ठीक है, तो ये देखिए FALL किस में है? सॉरी F लास्ट में आएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों FALL, ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे अनहैप्पी के अंदर देखिए लास्ट के 3 अक्षर PPY, और उसमें भी देखिए PPY दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों ACY दे रखा है, तो इसको ऐसे कैसे लिखना है? ACY, तो यहाँ पर ACYLLAF, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा? उसका आखिरी अक्षर है वो क्या होगा, वो आपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक शब्द बनेगा दोस्तों, जैसे कि MEND, ठीक है, ये शब्द बनाया जा सकता है जिसका आखिरी बिंदु क्या होगा? दोस्तों D होगा, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति को चुनना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ प्रश्न आकृति दे रखी है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए ये सारे के सारे निशान है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब ये जो तीसरा नंबर का जो डायग्राम है, जैसा दूसरे नंबर के डायग्राम पे बना है दोस्तों ऐसा ही तीसरा नंबर का बनेगा, लेकिन अब की बार जो लाइनें हैं वो दोस्तों तीसरे में क्या होगी? दोस्तों बताइए, तीसरे के अंदर है वो दोस्तों कौन सी लाइन बनेगी? तो दोस्तों इसमें ये वाली बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। देखिए इसमें ये क्रॉस हो रही है, यहाँ पर सीधी है, इसमें क्रॉस हो रही है, तो इसमें सीधी होगी। तो वो सीधी किसमें है? यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर के इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का ऑप्शन 3 नंबर का डायग्राम है वो इसमें बिल्कुल सही है। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। सौरभ राजेश के बाईं ओर है। सौरभ है वो दोस्तों देखिए वर्ताकार घेरे के अंदर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने हैं? 5 व्यक्ति है ना, 2 2 4 और 1 ये 5, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सौरभ राजेश के बाईं ओर है। सौरभ है ये राजेश के बाईं ओर है, ये यानी कि सौरभ है ये राजेश के बाईं ओर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आगे देखिए विजय अनिल के दाईं ओर है। विजय है वो दोस्तों क्या है? अनिल के दाईं ओर है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अनिल और ये हो जाएगा दोस्तों विजय। अनिल और नागेश के बीच में है। विजय अनिल के दाईं ओर एवं नागेश के बीच में है, एवं नागेश के बीच में है, यानी कि नागेश है वो दोस्तों यहाँ आ जाएगा। इस वाले को खत्म कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बन गया अपना सौरभ, ये आ गया दोस्तों राकेश, ये आ गया दोस्तों अनिल, ये आ गया विजय और ये आ गया दोस्तों नागेश।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, तो नागेश के दाईं ओर है वो दोस्तों एस, यानी कि कौन बैठा है, सौरभ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सी जी के और एक्स टी पी और जी आई एम, तो यहाँ पर देखिए सी जी के, तो दोस्तों सी कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों 3 नंबर पे, ठीक है। और एक्स दोस्तों सी और एक्स, इसको दोस्तों आप ऐसे कर लीजिए, देखिए सी और यहाँ पर सी जी के, तो सी आता है 3 नंबर पे, जी आता है दोस्तों 7 नंबर पे, और के आता है ये दोस्तों 11 नंबर पे, यानी कि 3 7 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्स आता है वो कितने नंबर पे, तो ये दोस्तों 24 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यानी कि सी का विपरीत क्या होता है, कौन सा अक्षर है, तो एक्स है, और जी का विपरीत टी है, तो पी के का विपरीत पी है। जी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, और आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आई नो, यानी कि एन हो जाएगा, ठीक है। तो और देखिए इसमें, सॉरी एन नहीं, इंडियन रेलवे आर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये और एम का विपरीत हो जाएगा दोस्तों एन, यानी कि टी आर एन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विपरीत अक्षर बताना था। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का है वो चयन करना है, असंगत चित्र है वो कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पत्र दे रखा है, टेलीफोन दे रखा है, ये माइक दे रखा है, ये हेडफोन दे रखा है, बताइए कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हेडफोन है वो केवल सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी सारे संदेश पहुंचाने के साधन है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा अनुमान उसमें निहित है। तो यहाँ पर देखिए टिप्पणियां, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। अब अनुमान अपने को लगाना है कि दोस्तों अनुमान क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसमें वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए, नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो यहाँ पर न तो पहला सही है और न ही दूसरा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, एक आदमी का चित्र एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पुत्री पोती है, मेरे ससुर की इकलौती पोती है। की चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, तो दोस्तों ये बताइए कैसी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बेटी है उसकी, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बेटी। आगे देखिए, यदि प्रश्न छवि के दाएं तरफ दर्पण रखा गया है, दोस्तों सही छवि है वो अपने को बताना है। देखिए प्रश्न आकृति के अंदर ये दोस्तों ये छवि है, ठीक है, और ये अपना दर्पण है। तो इसको अगर अपन दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगी, तो दोस्तों ये दिखेगी इसमें जो पहला नंबर का जो डायग्राम है वो वैसे ही दिखेगी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ये हाँ ऐसे दिखेगी दोस्तों। एक मिनट है, आप एक बार फिर से देखिए इस आकृति को। ये जो आकृति है ये दोस्तों क्या होगी, ऐसे बनेगी ये, ठीक है, ऐसे डी के आकार की। तो ये सॉरी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति बनेगी दोस्तों दर्पण में अगर अपन देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर है वो 22 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।